हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। अगर आप सीटेट पेपर सेकंड सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो है, क्योंकि इसमें हम एनसीईआरटी बुक क्लास 6 नागरिक शास्त्र यानी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे और पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे, यानी पूरा क्लास 6 का नागरिक शास्त्र आज हम क्लोज करेंगे, वो भी क्वेश्चन बैंक के रूप में। अगर आप जिस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, आंसर बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा है। जी हाँ, सबसे पहले हम आपसे यही कहेंगे कि प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले क्लास 6 का नागरिक शास्त्र का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में पड़ा होगा, वहां से लेके जरूर पढ़ लें। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आप वहां पे सर्च करें @हिंदी क्लब, विदाउट स्पेस में लिखना है आपको, HINDICLUB, उसके बाद सर्च करना है, यानी @हिंदी क्लब सर्च करके आपको जो भी ग्रुप मिलता है उसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद सबसे ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे नागरिक का पीडीएफ मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके एक बार रीड कर ले। उसके बाद इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और बहुत अच्छी चर्चाएं भी इसमें की गई हैं और अच्छे प्रश्नों का संकलन भी है। सीटेट के संदर्भ में देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना देरी के हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें स्वागत करना चाहेंगे राजेंद्र सर का, क्योंकि वही आपको क्वेश्चन बैंक के रूप में जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं राजेंद्र सर का। राजेंद्र सर, आपका स्वागत है हिंदी क्लब में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेंद्र सर, आज हम चर्चा कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 6 नागरिक शास्त्र के बारे में। इसमें देखा जाए तो पहला अध्याय है विविधता की समझ। इसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे कि विविधता की जो समझ है, ये लेशन क्या कहना चाहता है, इसमें क्या महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताएं हमें। विविधता की समझ, आप जानते हैं कि भारत बहुत संस्कृति वाला देश है। यहाँ पर भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न व्यवसाय, भिन्न भिन्न पेशा, भिन्न भिन्न रीति रिवाज, परंपरा, खान पान, पहनावा, और इतनी विविधता होने के बावजूद भी हमारे देश में सब में एकता है। ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी विशेषता है, हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है, जो शायद ही किसी और भी देश को देखने को मिलता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सर। अब हम अध्याय 2 पे चलते हैं, जो विविधता एवं भेदभाव जिस शीर्षक का नाम है, इसके बारे में हमें महत्वपूर्ण बताएं कि इस पाठ का नाम विविधता एवं भेदभाव क्यों पड़ा, क्या इसमें महत्वपूर्ण है। विविधता एवं भेदभाव शीर्षक, इसका अभिप्राय यह है कि हमारा देश भारत बहुत संस्कृति वाला देश है, बहुत विविधता वाला देश है, और यहाँ पर इस विविधता को जब लोग अपने से कमतर समझ करके और दूसरे को कम उनको वैल्यू देने लगते हैं, तो उसमें आपस में भेदभाव भी उत्पन्न होने लगता है। राजेंद्र सर, हम चलते हैं इकाई 2 में। सरकार जिस इकाई का नाम है, इसमें है लेसन 3 यानी अध्याय 3, सरकार क्या है। इसमें क्या मुख्य बातें हैं, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार क्या है। तो सरकार एक व्यवस्थित व्यवस्था को संचालित करने वाली संस्था है, या उसको ऐसे कह सकते हैं कि कार्यपालिका ही सरकार है, क्योंकि कार्यपालिका किसी नियम को लागू करवाती है, लोगों को उसको मानने के लिए बाध्य करती है, और सरकार जो है बहुत तरह की कार्य करती है। हमारे देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है। हमारे देश के लोगों की स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, वस्त्र या और भी जरूरी चीजें हैं, उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार करती है। तो इसलिए सरकार हम कार्यपालिका को कह सकते हैं, कार्यपालिका ही सरकार है। राजेंद्र सर, अब हम चलते हैं अध्याय 4 के पास,
जिसका शीर्षक है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इसके बारे में बताएं कि क्या महत्वपूर्ण इसमें बिंदु है। इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य तत्वों के बारे में जानेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। अब चलते हैं इकाई 3 में स्थानीय सरकार और प्रशासन में। इसमें देखा जाए तो अध्याय 5 है पंचायती राज। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उसे बताएं। पंचायती राज व्यवस्था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत गांवों का देश है और भारत में लगभग 70% लोग गांव में निवास करते हैं। यूं कहें कि भारत की लोगों की आत्मा गांव में बसती है। तो गांव में चूंकि प्रत्येक पंचायत व्यवस्था वहाँ की गई है और पंचायती व्यवस्था में चूंकि गांव को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारा देश भी मजबूत नहीं होगा। और पंचायती राज व्यवस्था में जो हमारे व्यवस्था की सबसे पहली सीढ़ी है और पहली सीढ़ी पर जब हम नहीं चढ़ेंगे तो हम आगे की सीढ़ी पर भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों को हर तरह की सुविधा देने की बात कही गई है। गांव में हर तरह की व्यवस्था करने की बात कही गई है और जब तक हमारे हिंदुस्तान में पंचायती राज व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। अब हम चलते हैं अध्याय 6 के पास। अध्याय 6 जो है गांव का प्रशासन है, इसका शीर्षक। इसके बारे में बताएं कि क्या महत्वपूर्ण है। गांव का प्रशासन से तात्पर्य यह है, चूंकि गांव में जो प्रशासन है वह मुख्य रूप से दो तरह की होती है। एक है जो गांव में जो कर्मचारी होते हैं, जिनको हम हल्का कर्मचारी के नाम से भी जानते हैं, कानूनगो भी कहते हैं, पटवारी के नाम से भी जानते हैं या ग्रामीण अधिकारी के नाम से भी जानते हैं। उनके द्वारा जमीन की मापी, जमीन की सारी विस्तृत जानकारी, जमीन से संबंधित सारा रिकॉर्ड और जमीन से संबंधित जो आपसी झंझट या आपसी जो है तनाव होता है, आपसी मामला होता है, उसको सॉल्व करने का, उसका समाधान करने का काम हल्का कर्मचारी या पटवारी का होता है। और दूसरी है कि जो गांव जिस थाने के अंतर्गत पड़ता है उस गांव से संबंधित जो चीज़ें हैं वह थाने में उसको लिखित जानकारी दी जाती है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि गांव का प्रशासन, और गांव का प्रशासन सबसे प्रशासनिक स्तर पर सबसे निचले पायदान पर आता है, इसलिए हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गांव का प्रशासन अगर सुदृढ़ होगा तो आगे का भी प्रशासन सुदृढ़ होगा। हमारे देश का प्रशासन, हमारे राज्य का प्रशासन और हमारे प्रखंड से लेकर जिला स्तर के प्रशासन भी सुदृढ़ होगा। खासतौर से गांव का प्रशासन का सुदृढ़ होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं अध्याय 7 पे, नगर प्रशासन। इसके बारे में बताएं। इस शीर्षक का नाम नगर प्रशासन क्यों रखा गया है और क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। नगर प्रशासन से तात्पर्य यह होता है कि नगर का प्रशासन कैसा होना चाहिए। और नगर के प्रशासन चूँकि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नगर प्रशासन में नगरों की संख्या काफ़ी सघन होती है। वहाँ पर लोगों की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और वहाँ पर इन सारी समस्याओं के समाधान करने के लिए लोगों के मूलभूत
सुविधाओं को प्रदान करने के लिए वहाँ के नगर निगम प्रशासन काम करती है। जो लोगों की धरातल स्तर पर जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान करती है। इसलिए नगर प्रशासन भी काफी सुदृढ़ होना चाहिए। अब हम चलते हैं इकाई 4 पे, जिसमें देखा जाए तो 2 लेसन है। इकाई 4 जो है आजीविकाएं से संबंधित है। इसमें देखा जाए तो अध्याय 8 है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इसके बारे में बताएं कि क्या इसमें महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि भारत गांवों का देश है और इस गांव ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के आजीविका के अलग अलग साधन हैं। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खेती के प्रति आश्रित होते हैं। उसके बाद पशुपालन भी करते हैं, मछलियां भी पकड़ते हैं, यानी अनेक तरह की जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी अपनी आजीविका को पालन करने के लिए अनेक साधनों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं अंतिम अध्याय अध्याय 9 पे, शहरी क्षेत्र में आजीविका। इसके बारे में हमें बताएं इसमें क्या महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में लोगों की आजीविका अलग अलग होती है। कुछ लोग फुटपाथ पर अपनी दुकान को सजाते हैं, कुछ ठेले पर अपने वस्तुओं को बेचते हैं, कोई छोटी दुकान में वस्तुओं को बेच करके आजीविका का पालन करते हैं, कुछ लोग फैक्ट्री चलाते हैं, कुछ लोग फैक्ट्री में काम करके आजीविका का पालन करते हैं, कुछ लोग रिक्शा चलाते हैं, कुछ ठेला चलाते हैं। अलग अलग तरह के शहरी क्षेत्रों में अपनी आजीविका के लिए व्यवसाय का इस्तेमाल करते हैं। राजेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रत्येक लेसन के बारे में बताया, साथ ही उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने बताया ताकि समझ में आए कि उस लेसन का नाम क्यों रखा गया है। लेकिन इसके साथ ही हम चाहते हैं राजेंद्र सर प्रत्येक लेसन के बारे में आप क्वेश्चन बैंक सबको बताएं ताकि सभी जो आगामी सीटेट का एग्जाम है उसे आसानी से वो क्रैक कर सकें। और इसके साथ ही सभी व्यूअर्स से हम गुजारिश करेंगे कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप सीटेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान या सोशल स्टडीज या सोशल साइंस का तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज पूरे वीडियो को देखिएगा। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी बुक सिविक्स को क्लोज कर रहे हैं। पूरा वीडियो देख के जाइए और साथ में आप एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद इसे देखिए और प्रत्येक प्रश्न को हल बताने से पहले उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं ताकि हमें भी पता चले कि आपके कितने सही हुए और लास्ट टाइम आप अपने मार्क्स जरूर लिखें। इसके साथ ही अगर इस तरह की वीडियोस आपको चाहिए तो इसके लिए आपको लाइक बटन दबाना होगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना होगा और इसके साथ ही एक और काम करना होगा, हमें कमेंट में भी बताना होगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो अब राजेंद्र सर से गुजारिश है कि वो क्लास को आगे बढ़ाएं। ओके, थैंक यू व्यूअर्स एंड थैंक यू राजेंद्र सर। चलिए अब हम चैप्टर नंबर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में प्रश्न यह है कि लद्दाख के बारे में कौन सा कथन सत्य है। लद्दाख के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, लद्दाख के रास्ते ही जैन धर्म तिब्बत पहुंचा। बी, लद्दाख में अच्छी खेती होती है। सी, लद्दाख में बारिश अधिक होती है। डी, उपरोक्त सभी और ई, इनमें से कोई नहीं। अब हम ऑप्शन पर चलते हैं तो इसका सही ऑप्शन होगा ई, जिसमें लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। अब ऑप्शन ए में चलते हैं। लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था, जैन धर्म नहीं पहुंचा था। दूसरा है बी ऑप्शन कि यहाँ पर अच्छी खेती नहीं होती है, बल्कि कुछ भागों में जीरा की खेती होती है क्योंकि बारिश वहाँ अधिक नहीं होती है, बारिश बहुत कम होती है, वह काफी शुष्क प्रदेश है और यही कारण है कि इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ई, जिसमें लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 के पास हम चलते हैं। उसमें लिखा हुआ है लद्दाख के लोग पीने के पानी के लिए किस पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन ए, टैंकर का पानी। ऑप्शन बी, बारिश का पानी। ऑप्शन सी, पिघलने वाली बर्फ। और ऑप्शन डी, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पिघलने वाली बर्फ। आप जानते हैं कि लद्दाख में
टेम्परेचर -40 डिग्री तक जाता है, तो वहां पर सभी जगह बर्फ जमे हुए रहते हैं, इसलिए वहां टैंकर का पानी इस्तेमाल नहीं होता है। बारिश का पानी भी नहीं होता है, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है, शुष्क प्रदेश है, इसलिए बर्फ को ही पिघला करके गर्म करके हम पानी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी, पिघलने वाली बर्फ। अब हम प्रश्न संख्या 3 पर चलेंगे। मुख्यतः पश्मीना कहां बुनी जाती है? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तिब्बत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कश्मीर। पश्मीना ऊन जो है एक विशेष प्रकार की बकरी होता है, जिससे यह प्राप्त किया जाता है, और ऊन निकालने का काम लद्दाख में होता है, लेकिन उसकी जो बुनाई होती है, शॉल की बुनाई होती है, वो कश्मीर में होती है, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा कश्मीर। प्रश्न संख्या 4, लद्दाख को ऑप्शन ए तिब्बत भी कहते हैं, बी छोटा तिब्बत भी कहते हैं, सी सिर्फ लद्दाख के नाम से जानते हैं, और डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छोटा तिब्बत भी कहते हैं, क्योंकि तिब्बत लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत गया था, इसलिए इसे हम छोटा तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 5, तिब्बत का ग्रंथ का क्या नाम है? ऑप्शन ए केसर सागा, ऑप्शन बी सागा केसर, ऑप्शन सी केसर, ऑप्शन डी सागा। तो इसका सही उत्तर होगा केसर सागा। केसर सागा वहां का एक धार्मिक ग्रंथ है जो काफी प्रसिद्ध है। अब प्रश्न संख्या 6 पर चलेंगे। केरल सबसे पहले कौन आया था? ऑप्शन ए फारसी और अरबी, ऑप्शन बी क्रिश्चियन और यहूदी, ऑप्शन सी पारसी और यहूदी, ऑप्शन डी अरबी और यहूदी। तो केरल सबसे पहले, इसका सही उत्तर होगा अरबी और यहूदी। सबसे पहले केरल आने वाले लोग थे अरबी और यहूदी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 7, ईसा मसीह के धर्मदूत कौन थे? ऑप्शन ए संत मॉर्गन, ऑप्शन बी संत जॉनसन, ऑप्शन सी संत थॉमस, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ईसा मसीह के धर्मदूत थे ऑप्शन सी संत थॉमस, यानी सही उत्तर होगा संत थॉमस। प्रश्न संख्या 8, संत थॉमस कब केरल आए थे? ऑप्शन ए लगभग 3000 साल पहले, ऑप्शन बी लगभग 2000 साल पहले, ऑप्शन सी लगभग 2500 साल पहले, और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो संत थॉमस केरल, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी लगभग 2000 साल पहले आए थे, इसलिए ऑप्शन बी ये सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 पर चलेंगे हम लोग। ईसाई धर्म केरल लाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए संत मॉर्गन, ऑप्शन बी संत जॉनसन, ऑप्शन सी संत थॉमस, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संत थॉमस। संत थॉमस ही ईसाई धर्म को केरल में सबसे पहले लाए थे, इसलिए ये ईसाई धर्म को केरल में लाने का श्रेय संत थॉमस को ही दिया जाता है। प्रश्न संख्या 10, मछली पकड़ने वाले जाल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जाल कहते हैं, बी मछली जाल, सी चीना वाला, और डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चीना वाला। ये चीना वाला चीन में बनी हुई ये जाल है जो मछली पकड़ने के काम में आता है, इसीलिए चीन के नाम पर इस जाल को चीना वाला कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, तलने के लिए जो बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चीना चट्टी, ऑप्शन बी कड़ाही, ऑप्शन सी तलनी, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चीना चट्टी।
चूंकि चीन में इस बर्तन का आविष्कार हुआ था, इसलिए उनके चीन के नाम पर ही इसको चीना चट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी भगत सिंह ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही ये हमारे भारतीय एकता के बारे में ये स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि हमारे देश के लोगों की एक दूसरे के प्रति मान सम्मान और उदारता का एक सूचक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 13 प्रश्न इस प्रकार है, भारत की खोज किसने लिखी है? भारत की खोज एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी संत रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 14 प्रश्न इस प्रकार है, केरल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, ये कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल में हुई, ऑप्शन बी केरल की जमीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है, ऑप्शन सी ओणम केरल में मनाया जाने वाला त्योहार है। अब हम इसको ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 1 और 2 दोनों सही है, बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 या 3 सही है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि सभी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी सही है, क्योंकि केरल के संदर्भ में यह कहा गया है कि ईसाई धर्म सबसे पहले केरल आया, बिल्कुल सही है। और केरल की जमीन काफी उपजाऊ है और वहां पर कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। उसके बाद में वहां केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है ओणम जो मनाया जाता है, इसलिए ये सारे ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा सभी। प्रश्न संख्या 15 केरल की मुख्य फसलें हैं। ऑप्शन ए लौंग, ऑप्शन बी इलायची, ऑप्शन सी चावल और ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी सभी, क्योंकि केरल में विशेष रूप से मसाले का उत्पादन विस्तृत रूप से होता है, चावल की भी खेती काफी विस्तार रूप से होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 भारत में विविधता है कैसे? ए धर्म, बी रहन सहन, सी खान पान, भाषा त्योहार में एक लोग दूसरे से भिन्न है, डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी सभी, क्योंकि भारत बहुत संस्कृति वाला देश है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म हैं, धर्म के रूप में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग रहन सहन वाले लोग हैं, अलग अलग खान पान भाषा त्योहार में अलग अलग प्रकार के लोग मानते हैं, तो इसलिए एक दूसरे से भिन्न है, इसीलिए भारत में विविधता है, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी सभी। प्रश्न संख्या 17 विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है? तो इसका ऑप्शन ए होगा लोगों के बीच विविधता एक दूसरे के बारे में सोचने समझने का अवसर प्रदान करती है, ऑप्शन बी लोग एक दूसरे के खान पान रहन सहन पर्व त्योहार धर्म को अपनाते हैं और सम्मान देते हैं, तो ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये जो हमारे देश की विविधता है हमें काफ़ी मजबूत बनाती है, हमें कमज़ोर नहीं बनाती है, क्योंकि लोगों के बीच में इतनी विविधता है लेकिन एक दूसरे के बारे में वो सोचने समझने का हमें अवसर प्रदान करती है, और लोग एक दूसरे के खान पान रहन सहन पहनावा
बात व्यवहार विचार को अपनाते हैं, मान सम्मान देते हैं, इसलिए यह विविधता हमारे देश को काफी मजबूत कर देती है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों। प्रश्न संख्या 18, पश्मीना ऊन किससे और कहां मिलता है? ऑप्शन सी, प्रश्न संख्या 18, पश्मीना ऊन किससे और कहां मिलता है? तो इसमें ऑप्शन ए में चलते हैं, एक खास में किस्म की बकरी से, बी लद्दाख से, और सी दोनों, और डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों। क्योंकि ये पश्मीना ऊन खास किस्म की एक बकरी पाली जाती है और बकरी के जो बाल होता है उससे काट करके पश्मीना ऊन बनाया जाता है और यह लद्दाख में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, यानी दोनों सही है। प्रश्न संख्या 19, लद्दाख से किन किन चीजों का व्यापार होता था? तो इसमें ऑप्शन ये चलेंगे, मसाले, ऑप्शन बी कच्चा रेशम, सी दरिया, और डी सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सभी। क्योंकि लद्दाख के रास्ते से इन सब चीजों का व्यापार होता था, मसाले का, कच्चा रेशम और दरिया, इन सभी चीजों का व्यापार होता था, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में 20 में हम लोग देखेंगे केरल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, यानी केरल में कौन कौन से फसल पाए जाते हैं। तो हम लोग ऑप्शन ए में चलेंगे, देखेंगे वहां पर ऑप्शन ए में काली मिर्च, ऑप्शन बी लौंग, ऑप्शन सी इलायची, ऑप्शन डी सभी। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, केरल में कौन कौन सा धर्म अपनाया गया है? ऑप्शन ए यहूदी, ऑप्शन बी इस्लाम, ऑप्शन सी ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के धर्म मानने वाले लोग रहते हैं? ऑप्शन ए 8 प्रकार के, ऑप्शन बी 6 प्रकार के, ऑप्शन सी 7 प्रकार के, और डी ऑप्शन डी 5 प्रकार के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8 प्रकार के धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। तो ये थे इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यही समाप्त हुए, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। संसार में मुख्य कितने धर्म हैं? ऑप्शन ए 7 प्रकार के, ऑप्शन बी 6 प्रकार, ऑप्शन सी 8 प्रकार के, और ऑप्शन डी 10 प्रकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 8 प्रकार के। संसार में मुख्यतः 8 प्रकार के धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? ऑप्शन ए 1600 से ज्यादा, ऑप्शन बी 1500 से ज्यादा, ऑप्शन सी 500 से ज्यादा, ऑप्शन डी 700 से ज्यादा। तो इसका सही उत्तर होगा 1600 से ज्यादा। भारत में 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और भारत की बहुसंस्कृति की एक बहुत बड़ी पहचान है, क्योंकि इतनी भाषाएं बोलने वाले लोग हमारे भारत देश में रहते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न इस प्रकार है, भारत में कितने प्रकार के नृत्य हैं? ऑप्शन ए 150 से ज्यादा, ऑप्शन बी 90 से ज्यादा, ऑप्शन सी 100 से ज्यादा, और डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 100 से ज्यादा। प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान के पिता और भारतीय संविधान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, वो कौन है? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
प्रश्न संख्या 5, खून के गीत का संबंध किससे है? खून के गीत का संबंध किससे है? ए, जलियांवाला बाग, बी, कारगिल लड़ाई, सी, भारत पाक लड़ाई और डी, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा जलियांवाला बाग। आप जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रॉलेट एक्ट के विरोध में एक दो वहां के नेता थे जिनका नाम था सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर शहर के लोगों ने जलियांवाला बाग में एक अहिंसक और शांतिपूर्ण विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय जनरल डायर वहां पर आया और उसको गेट को बंद कर दिया। एक पतली सी दरवाजा था जिसको बंद कर दिया गया। चारों तरफ काफी ऊंची लंबी दीवार थी और बिना सचेत किए हुए उसने गोलीबारी करने का आदेश दे दिया, जिसके कारण हजारों हजार लोग मारे गए, कई हजार लोग उसमें जख्मी हो गए। इसी कारण से इस घटना को खून के गीत के संबंध के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा जलियांवाला बाग। प्रश्न संख्या 6, कथन पर विचार करें, सत्य कौन सा है? ऑप्शन 1, दलित शब्द को नीची कहे जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं और दलित का शाब्दिक अर्थ दबा कर रखा गया या कुचला गया है। ऑप्शन 2, सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल एक। दलित लोग या नीची कही जाने वाले लोग अपने आप को अछूत से ज्यादा दलित कहलाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि दलित शब्द के उच्चारण से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि सदियों से उन्हें दबा कुचला गया है और उन्हें हर तरह से शोषित किया गया है, इसलिए वे दलित कहलाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं। ऑप्शन बी, जब किसी के बारे में सही राय बना लेते हैं। ऑप्शन सी, जब हम किसी के बारे में सकारात्मक राय बना लेते हैं। डी, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन होगा ए, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो हम उसके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं और उसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, हम किन किन चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं? इसका ऑप्शन ए है लोगों के धार्मिक विश्वास के प्रति। बी, ऑप्शन बी, उनके चमड़ी के रंग के प्रति। ऑप्शन सी, जिस क्षेत्र से वे आते हैं उसके प्रति हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं, यानी कि, और डी में सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी। प्रश्न संख्या 9, रूढ़िबद्ध धारणा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं। ऑप्शन बी, उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं। ऑप्शन सी, दोनों। और ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों। जब हम सभी लोगों को एक ही खांचा में, एक ही सांचा में ढाल लेते हैं, एक ही छवि में बांध लेते हैं और उनके बारे में हम पक्की धारणा बना लेते हैं। जैसे आप मान सकते हैं कि मुसलमान जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति वो मदरसे में ज़्यादा भेजते हैं बच्चों को और हम स्कूल में कम भेजते हैं। ये हम उसके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित रूढ़िवादी धारणा को पालन कर लिए। या मुस्लिम बच्चे जो है विद्यालय से भाग जाते हैं पहले, या विद्यालय को बीच में छोड़ करके चले जाते हैं। ये रूढ़िवादी धारणा हम मुसलमानों के प्रति बनाए हुए हैं और ये पक्की धारणा हम बना लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मुसलमान के बच्चे, मुस्लिम बच्चे अगर स्कूल से, विद्यालय से नहीं जा पा रहे हैं या बीच में पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, उसका मुख्य कारण है गरीबी, लेकिन हम उसको उसके जातिगत आधार से जोड़ करके देखते हैं। इसी बात को हम यहाँ पर
रूढ़िवादी धारणा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, असमानता में भेदभाव क्यों होता है? ऑप्शन ए, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं। ऑप्शन बी, भेदभाव तब होता है जब लोग रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। ऑप्शन सी, जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। तो ऑप्शन डी, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी। क्योंकि असमानता और भेदभाव तभी होगा जब हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे, हम रूढ़िवादी धारणाओं से के आधार पर व्यवहार करेंगे, या जब हम अपने से दूसरे लोगों को निम्न समझेंगे, उनके रिवाज प्रथा को हम कमतर मानेंगे, तो हम उसको असमानता भेदभाव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, असमानता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, खान पान। ऑप्शन बी, पहनावा। ऑप्शन सी, आर्थिक रूप से भेदभाव किया जाना। ऑप्शन डी, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी। क्योंकि असमानता खान पान में भी होती है, पहनावा में भी होती है, और मुख्य रूप से असमानता का अर्थ आर्थिक रूप से जब भेदभाव किया जाता है, जब लोगों के बीच में अमीरी गरीबी की बातें होती है, तो वो असमानता होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी। प्रश्न संख्या 12, मुसलमान अपने बच्चों को किस कारण से स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं? ऑप्शन ए, गरीबी। ऑप्शन बी, पढ़ाई में अरुचि। सी, दोनों। डी, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गरीबी। क्योंकि मुसलमान के बच्चे गरीबी के कारण विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं भेज पाते हैं, और स्कूल से बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्न जाति के लोग अपने आप को अछूत कहलाने से ज्यादा दलित कहलाना क्यों पसंद करते हैं? ऑप्शन ए, अपनी पहचान के रूप में। ऑप्शन बी, दलित का मतलब है दबाया गया या कुचला गया। और ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों। क्योंकि दलित जो अपने पहचान के रूप में भी चाहते हैं, और दलित का मतलब होता है कि दबाया गया या कुचला गया। यानी दलित शब्द से यह भाव प्रकट होता है कि हम लोगों को सदियों से दबाया गया है, कुचला गया है। इसलिए निम्न जाति के लोग अपने आप को अछूत कहलाने से ज्यादा दलित कहलाना पसंद करते हैं। प्रश्न संख्या 14, अस्पृश्यता किसे कहते हैं? अस्पृश्यता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, छुआछूत। ऑप्शन बी, भेदभाव। ऑप्शन सी, असमानता। और ऑप्शन डी, समानता। तो इसका सही उत्तर होगा छुआछूत। तो इस प्रकार हम अस्पृश्यता से यह समझ सकते हैं कि जब किसी के साथ छुआछूत के व्यवहार किया जाता है तो उसको हम अस्पृश्यता कहते हैं। जैसे हमारे समाज में चर्मकार या डोम जाति के लोग, या जो लोग कचरे को साफ करते हैं, गंदगी को साफ करते हैं, उनके साथ हम लोग अस्पृश्यता जैसा व्यवहार करते हैं, छुआछूत का व्यवहार करते हैं। उन लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर पानी पीने, सार्वजनिक स्थलों पर स्नान करने, मंदिरों में प्रवेश करने पर हम लोग रोक लगा देते हैं, क्योंकि उनको हम बिल्कुल ही छुआछूत की दृष्टि से देखते हैं, अस्पृश्यता की दृष्टि से देखते हैं। तो ये थे इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यही समाप्त हुए, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 3 का महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिला मताधिकार आंदोलन हुआ था, इसको और किस नाम से हम जानते हैं? ऑप्शन ए, महिला अधिकार। ऑप्शन बी, मताधिकार का प्रयोग। ऑप्शन सी, सफरेज मूवमेंट। और ऑप्शन डी, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सफरेज मूवमेंट। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर चलेंगे। सफरेज का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन ए है अधिकार। ऑप्शन बी, वोट देने का अधिकार। ऑप्शन सी, ए और बी। और ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो सफरेज का अर्थ होता है वोट देने का अधिकार।
ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वोट देने का अधिकार। अब हम प्रश्न संख्या 3 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 में प्रश्न इस प्रकार है, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1920। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1920। 1920 में अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार मिला था। प्रश्न संख्या 4, इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार महिला को कब मिला? इसका ऑप्शन है ए है 1928, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी 1920। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1928। प्रश्न संख्या 5, सरकार का कितना स्तर होता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 3, सरकार का 3 स्तर होता है। प्रश्न संख्या 6, सरकार का 3 स्तर कौन कौन है? तो इसका ऑप्शन ए होगा राष्ट्रीय सरकार, ऑप्शन बी होगा राज्य सरकार, ऑप्शन सी होगा स्थानीय सरकार, ऑप्शन डी होगा सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सरकार का 3 स्तर होता है। एक राष्ट्रीय स्तर पर सरकार होती है, एक राज्य स्तर पर सरकार होती है, वो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, और एक स्थानीय स्तर की सरकार होती है जो पंचायत से लेकर के प्रखंड स्तर पर के काम को देखती है। तो इसलिए सरकार का 3 स्तर हुआ, राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। इसलिए इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी सभी। प्रश्न संख्या 7, सरकार का कौन कौन कार्य है? ऑप्शन ए देश की सुरक्षा करना, बी ऑप्शन बी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना और ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी, क्योंकि सरकार का ही काम है देश की सुरक्षा करना, लोगों के लिए भोजन स्वास्थ्य शिक्षा इन सारी चीजों की व्यवस्था करना सरकार का ही काम है, और दूसरे देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करना भी सरकार का ही काम है। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 8, लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन ए होगा जनता द्वारा चुनी गई सरकार, बी जो सरकार जनता का प्रतिनिधित्व करे, सी जो सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो, और डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी होगा। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब होता है कि जनता अपने वयस्क मताधिकार के द्वारा सरकार को चुनती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और ये प्रतिनिधि ही सरकार बनाती है। जो सरकार जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जो सरकार जनता के प्रति वफादार होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और जनता के हित में काम करती है, वह लोकतांत्रिक सरकार होती है। प्रश्न संख्या 9, लोकतांत्रिक सरकार की सबसे अहम कार्य क्या है? लोकतांत्रिक सरकार की सबसे अहम कार्य क्या है? ए वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिलाना, बी शासन तंत्र जनता के हित में सुचारू रूप से चलाना, सी लोगों की समस्याओं का समाधान करना और ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार का सबसे अहम कार्य है कि वयस्क नागरिकों को उनको वोट देने का अधिकार दिलाना। जब तक उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिलाएगी तब तक सरकार का गठन नहीं हो पाएगा, और जब सरकार का गठन नहीं हो पाएगा तो फिर सरकार अपना कार्य कैसे संचालन कर सकती है। इसलिए नागरिकों को वोट दिलाने का अधिकार, वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ये लोकतांत्रिक सरकार ही करती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि शासन तंत्र जनता के हित में, जो जनता के हित में हो वही शासन सुचारू रूप से चलाने का काम करती है और लोगों की समस्याओं का समाधान भी करती है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा सभी। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न इस प्रकार के हैं, राजतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए राजा के पास निर्णय लेने का अधिकार होता है, बी राजा जनता के प्रति वफादार नहीं होता है, सी जनता की सवालों का जवाब देना वाजिब नहीं समझता है और ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। राजतांत्रिक सरकार चूंकि राजा स्वयं निर्णय लेता है और चूंकि जनता के वोट के द्वारा यह सरकार नहीं बनती है, इसलिए
जनता के प्रति ये बिल्कुल ही वफादार नहीं होता है और जनता के प्रति ये उत्तरदायी भी नहीं होती है। जो भी निर्णय लेती है वह स्वयं अपने हित में लेती है, जनता के हित में ये निर्णय नहीं भी ले सकती है और जनता की सवालों का जवाब ये देना वाजिब नहीं समझती, क्योंकि जनता के द्वारा ये चुनी हुई सरकार नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा सभी। प्रश्न संख्या 11, शुरुआती दौर में चुनाव में मतदान देने का अधिकार किनके पास था? ऑप्शन ए, केवल पढ़े लिखे पुरुषों के पास। ऑप्शन बी, जिनके पास संपत्ति होती थी। ऑप्शन सी, औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार। तो डी, सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी। क्यों? क्योंकि शुरुआती में मतदान देने का अधिकार मात्र पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्तियों के पास थी और जो संपत्ति वाले होते थे, जो अमीर होते थे, उन्हीं को अधिकार दिया गया था। समाज में गरीब, अशिक्षित या महिलाओं को मतदान देने का अधिकार नहीं था। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी। प्रश्न संख्या 12, 1931 ईस्वी में यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने क्या कहा था? ऑप्शन ए, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता था कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है। ऑप्शन बी, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है वह वोट नहीं दे सकता। ऑप्शन सी, जो ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता। ऑप्शन डी, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी। क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि वह व्यक्ति जिसके पास संपत्ति है वही वोट दे सकता है और वह किसान जो अपना मेहनत से खून पसीना बहा करके फसल उत्पादन करता, सभी लोगों को पेट भरता है, वह वोट नहीं दे पाएगा, यह हम सहन नहीं कर पाएंगे। वह व्यक्ति जिनके पास चरित्र है, ईमानदारी है, वो वोट नहीं दे पाएगा और वह व्यक्ति जो बिल्कुल ही शिक्षित है और जो अमीर है वह वोट देगा, इस बात को मैं सहन नहीं कर सकता हूं। इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, सभी। प्रश्न संख्या 13, सफरेज मूवमेंट का स्वरूप क्या था? ऑप्शन ए, महिलाएं अपने आप को लोहे की जंजीर से बांध करके प्रदर्शन किया। ऑप्शन बी, महिलाओं ने वोट देने के अधिकार की मांग की। ऑप्शन सी, कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। ऑप्शन डी, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी। आप जानते हैं कि 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस प्रथम विश्व युद्ध में चूंकि जो मर्द थे वह युद्ध की प्रक्रिया में संलग्न थे, इसलिए जो घरेलू काम था, जो घरेलू जो जिम्मेवारी थी, वो महिलाओं के ऊपर आ गई और महिलाओं ने काफी गंभीरता से और बहुत शालीनता के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम उसने किया था और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जो अधिकार महिलाओं को आज तक नहीं दी गई है वो अधिकार उन्हें भी मिलनी चाहिए। 1914 के बाद ये सफरेज मूवमेंट हुआ था और सफरेज मूवमेंट में महिलाएं अपने आप को जंजीर में जकड़ करके प्रदर्शन कर रही थी। इनका कहने का मतलब यह था कि हमें जंजीरों में जकड़ करके रखी गई है क्योंकि हमें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन अब वो समय आ गया है कि ये जंजीर तोड़ देने का समय आ गया है और हमें वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। महिलाएं अपने आप को जंजीरों में बांध करके इसलिए प्रदर्शन कर रही थी। ऑप्शन बी में कह रहा है कि महिलाओं ने वोट देने के अधिकार की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमें आप जंजीरों में जकड़ करके यानी वोट के अधिकार से वंचित करके रखा है, अब वह नहीं चलेगा, अभी हमें वोट देने का अधिकार आपको देना पड़ेगा। और ऑप्शन सी में क्या हुआ कि बहुत सी क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी और अंत में अपनी मांग को पूरा करवा ली। इसलिए ये ऑप्शन डी, सभी सही होगा। इस प्रकार तो ये थे इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यही समाप्त हुए और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 का महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। कौन से देश में पहले रंग भेद कानून था? ऑप्शन ए है उत्तरी अफ्रीका, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका।
दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कानून बहुत ही सख्ती से लागू किया गया था। वहां पर श्वेत और अश्वेतों के बीच हर तरह की अंतर को दिखाया गया था और समाज में जितने भी लोग रहते थे उन लोगों के बीच में काफी असमानता थी। इसलिए रंगभेद कानून सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही बना था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। रंगभेद का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन ए में चले हम लोग, त्वचा के रंग से, ऑप्शन बी कपड़ा के रंग से, ऑप्शन सी झंडा के रंग से, ऑप्शन डी सभी। तो रंगभेद का अर्थ होता है त्वचा के रंग से, यानी ऑप्शन ए सही होगा। त्वचा के रंग के आधार पर ही रंगभेद यानी रंग में भेद किया जाता है, यानी रंग के आधार पर लोगों के बीच में भेद किया जाता है या भेदभाव अपनाया जाता है, इसलिए उसको त्वचा के रंग से ही रंगभेद का अर्थ शामिल है। प्रश्न संख्या 3। दक्षिण अफ्रीका में किन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था? ऑप्शन ए अश्वेत, ऑप्शन बी श्वेत, ऑप्शन सी सांवला, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अश्वेत। अश्वेत लोगों को दक्षिण अफ्रीका में वोट देने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। प्रश्न संख्या 4। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में कौन सा शहर था जहां सिर्फ अश्वेत लोग रहते हैं? इसका ऑप्शन ए में चलेंगे करोट, ऑप्शन बी में सराट, ऑप्शन सी में सोबेटो और ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सोबेटो। सोबेटो एक छोटा सा शहर था जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। अश्वेत लोगों को कौन सा भाषा पसंद था? ए अंग्रेजी, बी अफ्रीकन्स, सी जुलू और डी सुलू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जुलू। अश्वेत लोगों को जुलू भाषा पसंद था, वे जुलू बोलना चाहते थे लेकिन उन्हें जुलू बोलने से रोका गया था क्योंकि श्वेत लोग उनको अफ्रीकन्स भाषा का इस्तेमाल करने पर ज्यादा दबाव बना रहे थे, लेकिन उनकी अपनी भाषा जुलू थी। अब हम प्रश्न संख्या 6 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 में है, प्रश्न इस प्रकार है, हेक्टर कौन था? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी क्रांतिकारी, ऑप्शन सी आतंकवादी और ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्रांतिकारी। हेक्टर पीटरसन एक क्रांतिकारी था जिसने समाज में जो श्वेत और अश्वेत के बीच में जो असमानता थी उसको दूर करने के लिए काफी प्रयास किया और इस प्रयास में उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इसलिए हेक्टर पीटरसन एक क्रांतिकारी युवक था। प्रश्न संख्या 7। हेक्टर की मौत कब हुई? तो इसका ऑप्शन ए 30 अप्रैल 1976, ऑप्शन बी 30 अप्रैल 1975, ऑप्शन सी 30 अप्रैल 1970 और ऑप्शन डी 16 जून 1976। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 16 जून 1976। 16 जून 1976 को गोली लगने के कारण हेक्टर पीटरसन की मौत हो गई थी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 16 जून 1976। प्रश्न संख्या 8। रंग भेद के खिलाफ किसने संघर्ष किया? तो ऑप्शन ए सत्यजीत होगा, ऑप्शन बी सबरजीत, ऑप्शन सी एंथोनी और ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। तो इसका सही उत्तर होगा नेल्सन मंडेला, जिन्होंने श्वेत और अश्वेत के बीच में जो असमानता थी या जो वहां पर रंगभेद कानून बना था उसके विरुद्ध में उन्होंने काफी संघर्ष किया और 32 साल तक उन्होंने जेल में रहा। अंत में 1994 में जब वो जेल से बाहर आए
तो वहां साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई और वे प्रथम लोकतांत्रिक देश के वे राष्ट्रपति भी बने। आज भारत में जिस तरह से महात्मा गांधी जी का स्थान है, उसी तरह से नेल्सन मंडेला का साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में स्थान है। प्रश्न संख्या 9, दक्षिण अफ्रीका कब लोकतांत्रिक देश बना? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1986। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1994। 1994 में दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना और तब जाकर के दक्षिण अफ्रीका में सभी लोगों को कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक समान माना गया। सबके साथ अच्छा व्यवहार किया गया, सबको समान रूप से माना गया, सबको समान अधिकार दिया गया। इसलिए 1994 में दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश बना और उस लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी बने थे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 10, कावेरी नदी का विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी नदी का विवाद एक बहुत काफी प्रचलित और काफी प्रसिद्ध विवाद है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ये दो राज्यों के बीच हुई थी। कौन कौन दो राज्य थे? ऑप्शन ए में लखनऊ और दिल्ली, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये दो राज्य थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक जो ऊपरी भाग है और कर्नाटक में कृष्णा सागर बांध है और तमिलनाडु निचली भाग को कहा गया तमिलनाडु में मेंटूर बांध है। अब कर्नाटक अपनी आवश्यकता की जो जल है उसको पहले इस्तेमाल करता है और जब उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तब वो अपनी नीचे वाले क्षेत्र में पानी अब जल को छोड़ता है। यही कारण है कि तमिलनाडु में काफी प्रभावित होता है वहाँ के कृषि, वहाँ के लोगों की हर व्यवसाय जो पानी पर आधारित हो। इसलिए ये दो राज्यों के बीच में ये कावेरी जल विवाद काफी प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन डी यानी कर्नाटक और तमिलनाडु, ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग कि मेंटूर का बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 12, कृष्णा सागर बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। कृष्णा सागर बांध कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। प्रश्न इस प्रकार है, कर्नाटक का कृष्णा सागर बांध और तमिलनाडु का मेंटूर बांध क्रमशः कावेरी नदी के किस छोर पर स्थित है? ए ऊपरी छोर और निचली छोर, बी निचली छोर या ऊपरी छोर, सी दोनों ऊपरी छोर पर है, डी दोनों निचली छोर पर है। तो इसका सही उत्तर होगा ए कर्नाटक का कृष्णा सागर बांध ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु के मेंटूर बांध निचली छोर पर है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? ए प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन 1, कर्नाटक का कृष्णा राज सागर बांध बेंगलुरु शहर की जरूरतों को पूरा करने के साथ कई जिलों में सिंचाई के काम भी आता है। ऑप्शन 2, तमिलनाडु का मेंटूर बांध कावेरी नदी पर बना है जो तमिलनाडु के डेल्टाई क्षेत्र में सिंचाई के काम आता है। अब हम लोग ऑप्शन पर चलेंगे। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, रंग भेद कानून के तहत क्या होता था? ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी अश्वेत और ऑप्शन सी भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी, डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा सभी, यानी कि श्वेत का अश्वेत के साथ संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी, भारतीयों को अन्य प्रजातियों के साथ संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए इसका ऑप्शन डी
सभी यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16, श्वेत लोग कौन भाषा बोलते थे? ए अफ्रीकन्स, बी जुल्लू, सी अंग्रेजी, डी ग्रीक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अफ्रीकन्स। श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे, इसलिए ये ऑप्शन ए अफ्रीकन सही होगा। प्रश्न संख्या 17, नियमित चुनाव क्यों होता है? ऑप्शन ए सरकार पर नियंत्रण बना रहता है, ऑप्शन बी सरकार निरंकुश ना हो जाए, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों, क्योंकि सरकार पर नियंत्रण बना रहे, यही कारण है कि चुनाव नियमित होता है। अगर चुनाव नियमित नहीं होगा तो सरकार निरंकुश हो जाएगी और अपने हिसाब से अपने मनमाफी काम को करेगी। यही कारण है कि सरकार पर निरंकुशता को रोकने के लिए, सरकार पर अंकुश रखने के लिए नियमित चुनाव 5 वर्ष में होता है, इसलिए ऑप्शन सी दोनों सही होगा। प्रश्न संख्या 18, दो राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद को कौन सरकार समाधान कर सकता है? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी दोनों और डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केंद्र सरकार। तो इस तरह तो ये थे इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यही समाप्त हुए, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 के महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों का एक ही सचिव होता है, उनका नियुक्ति कौन करता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी पंचायत, ऑप्शन सी सरकार और ऑप्शन डी ए और बी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उसका नियुक्ति सरकार के द्वारा होता है। यानी ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों का सचिव, जिसे हम पटवारी कहते हैं, लेखापाल कहते हैं, कानूनगो भी कहते हैं, या उसको हल्का कर्मचारी भी कहते हैं, वो सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह एक सरकारी कर्मचारी होता है। अब हम प्रश्न संख्या 2, एक ग्राम पंचायत कितने वार्डों में बटी होती है? तो एक ग्राम पंचायत कितने वार्डों में बटी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी कई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कई वार्डों में बटी हुई होती है। यानी एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत कई वार्ड होते हैं और प्रत्येक वार्ड से एक एक सदस्य चुन करके आते हैं, जिसे हम वार्ड पंच के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, ग्राम पंचायत का कार्य क्या है? ऑप्शन ए सड़क, नालियों, स्कूलों, भवनों का निर्माण, ऑप्शन बी स्थानीय कर लगाना, ऑप्शन सी रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, ऑप्शन डी सरकारी नौकरी देना, ऑप्शन ई ए, बी और सी ये तीनों सही हैं, ऑप्शन एफ सभी सही हैं, ऑप्शन जी बी, सी और डी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में ए, बी और सी ये 3 ऑप्शन जो शुरू के हैं वो सही हैं, इसलिए ऑप्शन ई सही होगा। प्रश्न संख्या 4, पंचायत के कितने स्तर होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3, यानी पंचायत के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है ग्राम स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा प्रखंड स्तर पर प्रखंड या विकास खंड कहते हैं, और तीसरा होता है जिला पंचायत या जिला परिषद कहते हैं। इसलिए पंचायत के 3 स्तर होते हैं। प्रश्न संख्या 5, विकास खंड को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए पंचायत समिति, ऑप्शन बी जनपद पंचायत, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी
ए और बी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी। यानी कि विकास खंड को हम पंचायत समिति और जनपद पंचायत दोनों ही नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1, ग्राम सभा एक ग्राम पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव, एक से अधिक ज्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हों, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा, ग्राम सभा का सदस्य होता है। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। ग्राम सभा एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत सभी गांव, जितने भी गांव होते हैं उन सभी गांवों के बेस के सदस्यों को से मिलकर बनती है, और उसमें सभी व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हों, जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो या वोटर लिस्ट में उनका नाम हो, तो ग्राम सभा का सदस्य होता है। इसलिए ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों 1 और 2 यानी ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1, सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ऑप्शन 2, ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है और प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 3, सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के बैठक बुलाना, पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना होता है। तो ऑप्शन ए 1 या 2 सही है, ऑप्शन बी 2 या 3 सही है, ऑप्शन सी 1, 2, 3 तीनों सही है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। ये 1 या 2 और 3 तीनों ऑप्शन यानी ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पंचायत ग्राम पंचायत का कौन कौन सा कार्य है। ऑप्शन 1, सड़कों, नालियों, स्कूल, पानी के स्रोतों एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव करना। ऑप्शन 2, स्थानीय कर लगाना या कर इकट्ठा करना। ऑप्शन 3, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। तो ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी सभी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी सही है, क्योंकि ग्राम पंचायत का कार्य सड़कों, नालियों, स्कूल, पानी स्रोतों, अन्य भवनों का निर्माण करना है, स्थानीय कर लगाना है, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, यानी सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सभी सही है। प्रश्न संख्या 9, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत में शामिल है। ऑप्शन 1, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। ऑप्शन 2, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत से आती है। ऑप्शन 3, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी 2 और 3 सही है, और ऑप्शन डी सभी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी सही है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1, पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। ऑप्शन 2, संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग हो सकते हैं। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 सही है। प्रश्न संख्या 11, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है और उसका कौन सा कार्य है। ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत का सचिव सरकारी कर्मचारी होता है। ऑप्शन बी, सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना है। ऑप्शन सी, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत द्वारा जो भी चर्चा निर्णय होता है उसका रिकॉर्ड रखता है। ऑप्शन डी सभी।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। प्रश्न संख्या 12, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी वाटर सेट किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, गांव में पानी संरक्षण की तरीका। ऑप्शन बी, गांव में लोगों के द्वारा पेड़ लगाना। ऑप्शन सी, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाना। ऑप्शन डी सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। प्रश्न संख्या 13, ग्राम सभा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी सदस्यों की सभा होती है। ऑप्शन बी, हर व्यक्ति जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा है, जिसे वोट देने का अधिकार है, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ऑप्शन सी, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। 14, ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है? ऑप्शन ए, एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बंटा होता है और प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य का चुनाव होता है, जिसे वार्ड पंच कहते हैं। ऑप्शन बी में पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर पंचायत का मुखिया को चुनते हैं। ऑप्शन सी, वार्ड पंच और मुखिया मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। ऑप्शन डी सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि पंचायती राज में किस तरह की व्यवस्था होती है और कौन कौन से सदस्यों का चुनाव होता है, कौन कौन से सदस्य या कर्मचारी मिलकर के काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तृत से जानकारी प्राप्त की। तो ये थे इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यही समाप्त हुए और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 के महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। भारत में लगभग कितने गांव हैं? ऑप्शन ए 6 लाख से अधिक। ऑप्शन बी 4 लाख से अधिक। ऑप्शन सी 5 लाख से अधिक। ऑप्शन डी 2 लाख से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं, क्योंकि भारत गांवों का देश है। प्रश्न संख्या 2, जमीन का मापन और उसका रिकॉर्ड किसके पास होता है? ए, ऑप्शन ए पटवारी। ऑप्शन बी लेखापाल। ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो सकता है और ऑप्शन डी तहसीलदार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि जमीन का मापन और जमीन से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड हैं वो पटवारी और लेखापाल दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन एक ही व्यक्ति का नाम है। उसको पटवारी भी कहते हैं, लेखापाल भी कहते हैं, हल्का कर्मचारी भी कहते हैं, कानूनगो भी कहते हैं, लेखापाल भी कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हो सकता है। प्रश्न संख्या 3, जमीन से जुड़े विवाद के मामले कौन सुनता है? ऑप्शन ए पटवारी। ऑप्शन बी तहसीलदार। ऑप्शन सी लेखापाल। ऑप्शन डी ए और सी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तहसीलदार। तहसीलदार जो है जमीन से जुड़े हुए विवाद को सुनता है। प्रश्न संख्या 4, किस अधिनियम के तहत पुत्री का भी जमीन पर समान अधिकार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हिंदू अधिनियम कानून धारा 205। ऑप्शन बी मुस्लिम अधिनियम धारा 205। ऑप्शन सी सिख अधिनियम धारा 205 और ऑप्शन डी ईसाई अधिनियम धारा 205। तो इसका सही उत्तर है हिंदू अधिनियम धारा 205। हिंदू अधिनियम धारा 205 में एक कानून पास हुआ। उस कानून के तहत परिवार में पुत्री को भी पुत्र के समान जमीन में समान अधिकार प्राप्त हुआ। इसके पहले इस कानून के बनने से पहले जमीन पर एकाधिकार पिता और पुत्र को ही प्राप्त था, माता और पुत्री को अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन जब हिंदू अधिनियम 2005 में कानून बना तो उस कानून के अंतर्गत पुत्री और माता को भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार प्राप्त हुआ है, यानी पुत्री को भी जमीन पर समान अधिकार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, थाना के कार्य क्षेत्र से क्या समझते हैं?
यानी थाना का कार्य क्षेत्र से क्या मतलब है, यानी क्या समझते हैं? ऑप्शन ए, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जिस पर उसका नियंत्रण होता है। ऑप्शन बी, लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। ऑप्शन सी, वहां के थानेदार की जिम्मेवारी होती है कि वह घटना की जांच पड़ताल करे। ऑप्शन डी, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी। क्योंकि एक थाना का एक अलग एक कार्य क्षेत्र होता है, उसी कार्य क्षेत्र पर उसका नियंत्रण भी होता है और उस क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी घटनाएं होती हैं, चोरी डकैती, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े, उनकी सारी रिपोर्ट उसी थाना में लिखवाया जाता है जिस थाना के अंतर्गत वह क्षेत्र पड़ता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि वहाँ के थानेदार की जिम्मेवारी है कि वह उसी घटना की पूरी जांच पड़ताल करे और लोगों को न्याय प्रदान करे, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही, सभी सही होगा। प्रश्न संख्या 6, राजस्व विभाग के पटवारी का क्या काम है? ऑप्शन ए, जमीन को मापना और उसका रिकॉर्ड रखना। ऑप्शन बी, पटवारी जमीन मापने के लिए एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करता है जिसे जरीब कहते हैं। ऑप्शन सी, पटवारी भूमि कर इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उपजने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन डी, सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी। प्रश्न संख्या 7, जिले के प्रखंड या उपखंड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, तहसील। ऑप्शन बी, तालुका। ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों। यानी प्रखंड या उपखंड को तहसील और तालुका, ये दोनों नाम से जाना जाता है। तो ये थे इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यही समाप्त हुए और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलते हैं। चैप्टर नंबर 7 का महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, नगर निकाय। ऑप्शन बी, नगर निगम। ऑप्शन सी, पार्षद। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नगर निगम। नगर प्रशासन चलाने वाली संस्थान को हम नगर निगम के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 2, छोटे कस्बों में नगर निगम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, नगर निगम। ऑप्शन बी, नगर पालिका। ऑप्शन सी, नगर निकाय। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नगर पालिका। छोटे कस्बे में नगर निगम को हम नगर पालिका के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 3, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ए, निर्वाचन द्वारा। बी, सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी, संसद द्वारा। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरकार के द्वारा। नगर आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है और नगर आयुक्त जो है वार्ड पार्षद के द्वारा मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित होता है उसको कार्यवाही में उसको लागू करने की जिम्मेवारी आयुक्त को होती है और आयुक्त अपने प्रशासनिक कर्मचारियों की सहायता से उस काम को अंजाम तक पहुंचाता है। प्रश्न संख्या 4, नगर निगम को संपत्ति कर से कितना पैसा आता है? ऑप्शन ए, 25 से 30%। ऑप्शन बी, 10 से 30%। ऑप्शन सी, 30 से 40% और ऑप्शन डी, 30 से 50%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 25 से 30%। नगर निगम को संपत्ति कर के रूप में, जिसमें माने घर पर जो कर लगता है या जो मकान होता है उस पर कर लगता है, उससे 25 से 30% कर प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, सूरत में भयंकर प्लेग कब फैला था? ऑप्शन ए, 1991। ऑप्शन 2, 1992। ऑप्शन 3, 1993। ऑप्शन डी, 1994। यानी इसका सही उत्तर हो गया 1994। प्रश्न संख्या 6, प्लेग किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए, पानी के द्वारा। ऑप्शन बी, हवा के द्वारा। ऑप्शन सी, मिट्टी के द्वारा।
और ऑप्शन डी अग्नि के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा हवा के द्वारा। हवा के द्वारा ही ये संक्रमण बीमारी है प्लेग, हवा का रुख जिधर होता है उस तरफ के लोग इससे संक्रमित हो जाते हैं, इसलिए हवा के द्वारा ये रोग प्लेग रोग फैलता है। प्रश्न संख्या 7, भारत का दूसरा सबसे साफ शहर कौन सा है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सूरत। सबसे पहला स्थान चंडीगढ़ को प्राप्त है, दूसरा स्थान सूरत को है, जो भारत में सबसे साफ सुथरा शहर में इसकी गिनती होती है। प्रश्न संख्या 8, नगर निगम के आय का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए नगर निगम के बहुत बड़ी राशि लोगों द्वारा दिए गए कर या टैक्स से आता है। ऑप्शन बी संपत्ति कर, जल कर, बाजार कर, शिक्षा कर, स्वास्थ्य कर, मेला कर, मनोरंजन कर से आय का स्रोत है। ऑप्शन सी संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। प्रश्न संख्या 9, सूरत में भयंकर प्लेग कब फैला और प्लेग फैलने का क्या कारण है? ऑप्शन ए 1994 में सूरत में प्लेग फैला, ऑप्शन बी सड़क पर कूड़ा कचरा फैले रहने के कारण, ऑप्शन सी प्लेग हवा के जरिए फैले रहने के कारण, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। प्रश्न संख्या 10, निगम पार्षद किसे कहते हैं और उसका कौन कौन कार्य है? ऑप्शन ए शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड संख्या से एक सदस्य का वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव होता है। ऑप्शन बी पार्षद के समूह को मिलकर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। ऑप्शन सी कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं, विभिन्न कार्यों को अंजाम तक पहुंचाती है। ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी। तो ये थे इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यही समाप्त हुए, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलते हैं। चैप्टर नंबर 8 का महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50% और ऑप्शन डी 70%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 40%। हमारे देश में 40% लोग खेतिहर मजदूर हैं और खेतिहर मजदूर के रूप में ग्रामीण परिवारों में ये काम को करते हैं। खेतिहर मजदूर के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि खेतिहर मजदूर कहते किसको हैं। खेतिहर मजदूर वो होते हैं जिनके पास छोटी छोटी खेतों की बहुत कम मात्रा में खेत होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनके छोटे छोटे खेतों के टुकड़े होते हैं, और जिनके पास बिल्कुल ही भूमि नहीं होती है। वो दोनों तरह के लोग होते हैं खेतिहर मजदूर, जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं और तब उन्हें उनको आजीविका के लिए कुछ चीजें मिलती हैं जिससे वो अपने जीवन का पालन करते हैं। तो इस तरह से खेतिहर मजदूर होते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 में प्रश्न इस प्रकार है, भारत में कितने ग्रामीण परिवारों में लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर हैं? यानी प्रश्न यह है कि भारत में कितने ग्रामीण परिवार में लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर हैं? तो ऑप्शन ए है 6 परिवार, ऑप्शन बी 5 परिवार, ऑप्शन सी 8 परिवार और ऑप्शन डी 10 परिवार। तो इसका सही उत्तर होगा 5 परिवार। यानी हमारे भारत में 5 ग्रामीण परिवारों में से 2 परिवार खेतिहर मजदूर है, यानी खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न इस प्रकार है, भारत में कितने प्रतिशत बड़े किसान हैं? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40% और ऑप्शन डी 50%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 20%। हमारे भारत में 20%
बड़े किसान हैं, बाकी 80% जो किसान हैं उसमें कुछ खेतिहर मजदूर भी हैं, मध्यम किसान हैं और अन्य प्रकार के भी किसान आते हैं, छोटे छोटे किसान आते हैं। लेकिन 20% जो किसान हैं हमारे देश में वो बहुत ही बड़े किसान के गिनती में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। मध्य भारत के कुछ गांवों में लोगों की आजीविका क्या है? यानी प्रश्न इस प्रकार है कि मध्य भारत के कुछ गांवों में लोगों की आजीविका क्या है? ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी जंगल की उपज, सी दोनों और डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों। मध्य भारत में के गांवों में लोगों की आजीविका खेती भी है और जंगल की कुछ उपज जैसे जैसे महुआ के फल को बीनना, तेंदुए के पत्ते को इकट्ठा करना, जंगली जड़ी बूटी को इकट्ठा करना और अन्य प्रकार की चीजों को वो जंगल से इकट्ठा करके अपने जीविकोपार्जन में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार मध्य भारत में कुछ गांवों के लोगों की आजीविका खेती भी है और जंगल से प्राप्त की गई कुछ उपज भी है, यानी सी दोनों होगा। इसका सही उत्तर सी दोनों है। प्रश्न संख्या 5। नागालैंड में चिजामी गांव किस जिले में है और वहां के लोग किस समुदाय के हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए। तो नागालैंड में जो चिजामी गांव है वो किस जिले में है और वहां के लोग रहने वाले जो लोग हैं किस समुदाय के हैं? तो ऑप्शन ए में है फेक जिला का, ऑप्शन बी चखेसंग समुदाय के, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों, क्योंकि नागालैंड के चिजामी गांव के लोग फेक जिला में रहते हैं और वहां के जो लोग हैं वो चखेसंग समुदाय के लोग हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी दोनों सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 6। पुद्दुपेट गांव में मछली का बंटवारा कैसे करते हैं? पुद्दुपेट गांव है जो कल्लूपट्टी गांव के बगल का ही गांव है पुद्दुपेट गांव, जिसमें मछुआरे लोग समुद्र में जाकर के मछलियां पकड़ते हैं और उस मछली को कितने भागों में बंटवारा करते हैं, यानी पुद्दुपेट गांव में मछली का बंटवारा कैसे करते हैं? ऑप्शन ए कुछ मछलियां अपने परिवार के लिए अलग रख लिया जाता है, ऑप्शन बी शेष मछली नीलाम कर दी जाती है और उससे जो पैसा मिलता है उसे 4 भागों में बांट दिया जाता है, ऑप्शन सी 3 हिस्से 3 लोगों में बंट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, ऑप्शन डी बाकी 1 हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल होता है। तो इसका ऑप्शन ए सभी। तो इसका सही उत्तर होगा सभी, क्योंकि ये जो पुद्दुपेट गांव के मछली पकड़ने वाले मछुआरे हैं जब समुद्र से मछली पकड़ करके लाते हैं तो कुछ मछलियां अपने परिवार के लिए रख लेते हैं और शेष मछली का वो नीलामी कर देते हैं। नीलामी से जो पैसा मिलता है उसको 4 भागों में बांटते हैं। 3 हिस्से जो है जो 3 लोग जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं उनके बीच में बांट दिया जाता है और बाकी 1 हिस्सा उसे मिलता है जिसका नाव होता है और जिसका जाल होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ई सभी। प्रश्न संख्या 7। कैटामैरिन क्या है? ऑप्शन ए मछली पकड़ने की छोटी नाव, ऑप्शन बी बड़ी नाव, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो कैटामैरिन जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए छोटी नाव। मछली पकड़ने के लिए एक बहुत ही सुव्यवस्थित एक नाव है जिसका नाम है कैटामैरिन, छोटी नाव है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो ये थे इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यही समाप्त हुए और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलते हैं। चलिए हम चैप्टर नंबर 9 के महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। भारत में कितने शहर और कितने महानगर हैं? ऑप्शन ए 5000 से ज्यादा शहर हैं, ऑप्शन बी 27 महानगर है, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों। भारत में 5000 से ज्यादा शहर हैं और
27 महानगर हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी दोनों सही होगा। प्रश्न संख्या 2, हमारे देश में शहरी इलाकों में कितने लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं? ऑप्शन ए 1 करोड़, ऑप्शन बी 2 करोड़, ऑप्शन सी 3 करोड़, ऑप्शन डी 4 करोड़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 करोड़ लोग। हमारे देश में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ पर या ठेलों पर सामान बेचते हैं और अपनी आजीविका का संचालन करते हैं। प्रश्न संख्या 3, लेबर चौक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में चौक पर खड़ा रहते हैं, ऑप्शन बी जहां रिक्शा चालक चौक पर खड़ा रहते हैं, ऑप्शन सी जहां ठेला वाला चौक पर खड़ा रहते हैं, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में चौक पर खड़ा रहते हैं। प्रश्न संख्या 4, दिहाड़ी मजदूर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए वह मजदूर जो दिन भर काम करता है और शाम में उसे मजदूरी मिल जाता है, ऑप्शन बी वह मजदूर जो प्रतिदिन काम करता है और उसकी मजदूरी उसी दिन मिल जाता है, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी दोनों, क्योंकि दिहाड़ी मजदूर वह होता है जो दिन भर काम करता है और शाम में उसके प्रतिदिन उसको मजदूरी मिल जाता है, इसलिए ऑप्शन सी दोनों सही होगा। तो इस प्रकार हम लोग क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 जिसका शीर्षक था शहरी क्षेत्र में आजीविका चैप्टर से कुछ प्रमुख प्रश्न को हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास 7 के सिविक्स के कुछ चैप्टर लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।